द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक समरी इन हिंदी। क्या आप क्रिकेट के फैन हैं? तो युवराज सिंह की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनिए। एक यंग क्रिकेटर की कहानी है जिसे अपने करियर के पीक टाइम में कैसे कैंसर जैसी बीमारी का शिकार होकर क्रिकेट छोड़ना पड़ा, लेकिन युवी एक सच्चे फाइटर की तरह कैंसर को हराकर वापस क्रिकेट की दुनिया में लौट कर आया और अपने लाखों फैंस को मैसेज दिया कि उसे भागना नहीं है बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना है। इस बुक समरी में युवी ने अपनी लाइफ की कई फनी और हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज शेयर की है। युवी की लाइफ में कई सारे अप डाउन्स आए, फिर भी उन्होंने हमेशा खुद को स्ट्रांग बनाए रखा और कभी गिव अप नहीं किया। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फेमस इंडियन बैट्समैन युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। ये बुक को पढ़कर कई लोग इंस्पायर हुए हैं। अपनी इस बुक के जरिए युवी ने क्रिकेट के लिए अपने प्यार और अपनी कैंसर की बीमारी के स्ट्रगल को शेयर किया है। आप इस बुक में युवराज सिंह के क्रिकेट के शौकीन से टीम इंडिया के प्लेयर बनने तक की पूरी स्टोरी पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितने स्ट्रगल करने पड़े। युवराज सिंह जब अपने करियर पीक पर थे, उन्हें अपनी बीमारी का पता चला जिसका उनकी लाइफ और करियर में काफी इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद युवराज सिंह ने कभी हार नहीं मानी। युवराज सिंह कैंसर को हराकर क्रिकेट की दुनिया में वापस कैसे लौट कर आए, ये सब आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। उन्होंने एक बुक लिखी है और कैंसर पेशेंट्स के लिए यूवी कैन नाम से एक फाउंडेशन भी स्टार्ट किया है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करती है और यहाँ पर कैंसर पेशेंट्स को फ्री चेकअप भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं या फिर आप एक इंस्पायरिंग स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये बुक आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। बचपन से ही मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है। स्कूल टाइम में मुझे हमेशा रिसेस और फिजिकल ट्रेनिंग का वेट रहता था। बाकी सब्जेक्ट्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थे, इसलिए मेरे ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते थे। मेरी फ्रेंड आंचल मुझे स्टडीज़ में हेल्प करती थी, बावजूद इसके मेरा स्कोर हमेशा एवरेज से कम ही रहा। एक बार की बात है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैटिंग कर रहा था तो गलती से शॉट एक आदमी को जा लगा जो स्कूटर से जा रहा था। बॉल उसे बहुत जोर से लगी थी। वो आदमी स्कूटर से नीचे गिरा और तुरंत उठकर हमारे पीछे भागा। ये बात मुझे आज तक क्लियर याद है। मेरे फादर ने यादविंद पब्लिक स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया था। उस वक्त महारानी क्लब में इंडिया के फेमस बैट्समैन नवजोत सिंह सिद्धू प्रैक्टिस करते थे। एक दिन मेरे फादर मुझे उनके पास लेकर गए और सिद्धू से पूछा कि क्या वो मेरी बैटिंग देखेंगे। मेरी बैटिंग करने के बाद सिद्धू ने मेरे फादर को बोला, ये लड़का क्रिकेट के लिए नहीं बना है। लेकिन मेरे फादर भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो मुझे नेशनल टीम में जगह दिलवा कर रहेंगे। वो कभी भी डिस्करेज नहीं हुए और ना ही मुझे होने दिया। एक दिन सुबह सुबह मेरे फादर ने मुझे प्रैक्टिस करने को बोला। उस दिन काफी ठंड थी। मैं बेड में लेटा रहा। मैं बहाने कर रहा था कि मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद मेरे फादर मेरे रूम में आए और एक बाल्टी ठंडा पानी मेरे सर पे डाल दिया। उस दिन मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जिस दिन मैं अच्छा परफॉर्म करता था मुझे लगता था मेरे फादर का यही सपना है कि वो मुझे एक ग्रेट क्रिकेटर बनता हुआ देखे। मुझे भी यही लगता था कि क्रिकेट ही वो चीज है जो मुझे फ्रीडम दे सकती है। मेरे पेरेंट्स के आपस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। मेरा छोटा भाई जोरावर मुझसे 8 साल छोटा था। मेरे पेरेंट्स के बीच जो भी प्रॉब्लम थी उससे बचने के लिए मैंने अपना पूरा फोकस क्रिकेट में लगा दिया था। पर मेरा छोटा भाई जोरावर माँ बाप के झगड़ों के बीच पिस रहा था। मेरी मदर ने अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कभी कोशिश भी नहीं की थी। मुझे ये बात बहुत परेशान करती थी क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम है। क्रिकेट को लेकर मेरे फादर शुरू से ही काफी स्ट्रिक्ट थे। मेरी पूरी टीन एज तक उन्होंने मुझे काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा था। एक बार रणजी प्रैक्टिस में मैच खेलते वक्त मैं 39 में आउट हुआ तो मेरे फादर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे फोन पे बोल दिया था, अब घर मत आना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और पूरी रात मुझे घर के बाहर खड़ी अपनी कार में सोना पड़ा। अगली सुबह जब मैं घर के अंदर आया तो फादर ने मुझे देखते ही मेरे मुंह पे दूध का गिलास दे मारा। और एक और बार की बात है, बैक में फ्रैक्चर आने की वजह से मुझसे फील्डिंग में मिस्टेक हो गई थी। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो देखा फादर ने मेरी कार का साउंड सिस्टम तोड़ रखा था। ऊपर से मेरे सीनियर के नेगेटिव कमेंट सुनकर मेरा
जीना मुश्किल हो गया था। फाइनली रणजी ट्रॉफी में मैंने 100 का स्कोर किया। मेरे फादर ने मुझे कॉल किया और पूछा मैच कैसा रहा। मैंने सेंचुरी मारी। मैं प्राउडली बोला। उसके फादर मेरे बोले तुमने 200 रन क्यों नहीं बनाए। उनकी बातों से मैं डिसअपॉइंट हो गया। फिर फादर ने मुझे दोबारा फ़ोन करके बोला कि उन्होंने मेरी कार की चाबियां कहीं छुपा दी हैं। इसके बाद मैं अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने चला गया। मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सेलेक्ट किया गया और इस तरह इंडियन नेशनल टीम में मेरी एंट्री हुई। अपने फर्स्ट मैच में मैंने 84 का स्कोर बनाया और मैन ऑफ द मैच बन गया। अगर अपने पहले पे चेक से मैंने फादर के लिए घर खरीदा, मदर के लिए सॉरी। 2011 वर्ल्ड कप हमारे लिए किसी एपिक एडवेंचर से कम नहीं था। हम इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे। 2010 में मेरी गर्दन में एक स्ट्रेन आ गया था जिसकी वजह से बड़ा पेन हो रहा था। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं सर घुमाकर देख भी नहीं पा रहा था। MRI में डिस्क बल्ज आया था। हमारी टीम फिजियोथेरेपिस्ट नितिन पटेल को मेरी गर्दन ठीक करने के लिए बुलाया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी बारी नंबर 4 पर थी। मैंने 2 बॉल खेली थी कि अचानक लगा गर्दन में एक झटका लगा। उसके बाद जैसे कमाल हो गया, मैंने धुआंधार खेलना शुरू कर दिया और काफी बढ़िया स्कोर बनाया। मैं सचिन तेंदुलकर से काफी इंस्पायर था। ये मेरे लिए ग्रेट अचीवमेंट था कि हम टीममेट्स थे। वर्ल्ड कप खेलने से पहले सचिन ने मुझसे बोला था मुझे किसी एक के लिए टूर्नामेंट खेलना चाहिए जिसकी मैं रिस्पेक्ट देता हूँ या प्यार करता हूँ। सचिन ने मुझे और मेरे टीममेट्स को हमेशा मोटिवेट किया। एक बार मैक्सिको में हमारी टीम डिनर कर रही थी तो एक फैन रविंद्र जडेजा के पास आकर उस पर साउट करने लगा। वो चिल्ला रहा था तुम इतनी जल्दी आउट कैसे हो गए और गंदी गालियां दे रहा था। मामला काफी बिगड़ गया और न्यूज में भी आ गया था। हम पर ओवरपेड और गैर जिम्मेदार होने का ठप्पा लगा। इस घटना के बाद मैं टीम से बाहर हो गया था, लेकिन फिर जुलाई में मुझे श्रीलंका के खिलाफ कोई मैच खेलने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। वर्ल्ड कप से पहले मैंने 2 बैट सिलेक्ट किए। एक में मैंने वर्ल्ड कप नंबर 1 लिखा और दूसरे में वर्ल्ड कप नंबर 2। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था उसमें मैंने नंबर 1 वाले बैट से खेला। ढाका के लिए जाते वक्त मुझे मेरा बैट नंबर 2 नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी मदर ने किसी को वो बैट चंडीगढ़ अपने पास मंगा लिया है। माँ उस बैट को बाबा जी आशीर्वाद दिलवाने संगत में लेकर गई। संगत में काफी भीड़ थी। जब बाबा जी ने बैट देखा तो एकदम बोल पड़े ये तो यूवी का बैट है। उन्होंने मेरे बैट को पहचान लिया था। ये वही बैट था जिससे मैंने वर्ल्ड कप में खेला था। बाबा जी ने सबको बोला कि वो इस बैट को ब्लेस करें। मेरी मदर बेंगलोर मैच शुरू होने से पहले ही पहुंच गई थी। उसने मुझे मेरा बैट नंबर 2 वापस दिया। वर्ल्ड कप में मैंने टोटल 352 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 1 सेंचुरी थी। हेल्थ बिजनेस में जिसे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ वो है जतिन चौधरी। वो एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट है। मैं उसे 2006 में पहली बार तब मिला जब एक बार मुझे लेफ्ट घुटने के पास चोट लगी थी। फिर 2008 में मुझे जब शोल्डर इंजरी हुई तो मेरा उस पर ट्रस्ट और बढ़ गया। जब मुझे फर्स्ट टाइम अपने ट्यूमर का पता चला तो उस वक्त भी मैंने औरों से ज्यादा जतिन की थेरेपी और ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दी। मेरी खांसी की वजह से डॉक्टर कोहली ने मुझे एक्सरे करवाने को बोला। जब मैं निकल रहा था तो जतिन ने मुझे रोक लिया और एक्सरे प्लेट्स चेक करने को बोला। डॉक्टर के माथे पर सिकन थी और जतिन काफी टेंस लग रहा था। एक्सरे में एक वाइट ब्लर साफ दिख रहा था। डॉक्टर ने मुझे बोला मैं एक FNB टेस्ट करवाऊं। अगले दिन मैंने अपनी CT स्कैन करवाया। बाद में डॉक्टर कोहली ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला तुम्हारी एक बैड न्यूज है, मेरे लंग्स में ट्यूमर था। डॉक्टर कोहली ने भी कहा कि ट्यूमर कैंसर की शुरुआत हो सकती है। उस टाइम मेरी मॉम गुरुद्वारे गई हुई थी। जतिन ने उन्हें फोन करके ये न्यूज दे दी। माँ जब वापस आई और हमने एक दूसरे को देखा तो मुझे देखते ही रोने लगी। मैंने अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी ये न्यूज शेयर कर दी। डॉक्टर परमेश्वरन ने मुझे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने को बोला। मैं कुछ भी खाता या पीता मेरी बॉडी रिजेक्ट कर देती। कुछ खाते ही मुझे तुरंत उल्टी आ जाती थी। इसी बीच प्यूमा ब्रांड ने मुझे शूटिंग की डेट्स मांगी। ये एक एंडोर्समेंट डील थी जो मैं बोल्ट, अलोंसो और अगुएरो के साथ करने वाला था। मैंने डील पहले ही साइन कर रखी थी। उसेन बोल्ट एक जमैकन स्प्रिंटर है। फर्नांडो अलोंसो एक स्पेनिश रेस कार ड्राइवर है और सर्जियो अग्यूरो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। मैंने प्यूमा वालों को जनवरी 2012 की डेट्स दी थी जब मैं फ्री हो सकती थी, लेकिन जब मुझे अपने कैंसर का पता चला तो मैंने प्यूमा
को इस बारे में इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने ये डील मुझसे वापस नहीं ली, बल्कि ये बोला कि वो मेरे ठीक होने का वेट करेंगे, लेकिन मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना था। इसलिए मैं शूट करने चला गया। वहाँ एक ट्रेडमिल पर हमें दौड़ना था। अलोंसो ने मुझे मेरी कैप पर ऑटोग्राफ दिया। यही कैप पहनकर मैं उसे रेस करते हुए देखता था, पर मुझे बोर्ड से मिलने का चांस नहीं मिल सका। अपना पार्ट शूट करके वो निकल चुका था। मुझे मालूम था कि बोर्ड क्रिकेट का फैन है। अगर वो मिलता तो मुझे उससे मिलकर बड़ी खुशी होती। इस वर्ल्ड फेमस एथलीट्स के साथ मिलकर और उनके साथ काम करने के बाद कुछ वक्त के लिए मैं भूल ही गया था कि मुझे लंग ट्यूमर है। पर जब भी मुझे खांसी आती और मेरे मुंह से ब्लड निकलता था, एक एथलीट के तौर पर मुझे दर्द बर्दाश्त करना सिखाया गया था। मुझे ग्रेट इंडियन क्रिकेटर अनिल कुंबले याद है, जिसने टूटे हुए जबड़े के साथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। मैं लंदन गया और डॉक्टर हार्पर से मिला। उन्होंने बताया कि मुझे कीमोथेरेपी के 4 साइकिल से गुजरना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कीमोथेरेपी से मेरे बाल निकल जाएंगे और वापस में बाद में आ जाएंगे। फिर एक लास्ट मिनट प्लान चेंज की वजह से इंडिया नापोलिस आ गया। यहाँ डॉक्टर एनहॉर्न मेरा ट्रीटमेंट करने जा रहे थे। ये वही डॉक्टर थे जो पहले लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग का ट्रीटमेंट कर चुके थे। लॉन्स एक अमेरिकन रेसिंग साइकिलिस्ट है जिसे कैंसर हुआ था। मैंने डॉक्टर हार्पर को अपने प्लान चेंज के बारे में बता दिया और माफी मांगी, तो डॉक्टर हार्पर ने कहा लंदन में भी मुझे सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि अगर उनके बेटे को कैंसर होता तो वो उसे भी डॉक्टर एनहॉर्न के पास ही भेजते। डॉक्टर एनहॉर्न एक जाने माने एक्सपर्ट है। उन्होंने मुझे बताया कि 2 महीने में 3 कीमोथेरेपी साइकिल्स के बाद मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा, जैसे कि कभी मुझे कैंसर हुआ ही नहीं। मैंने उनसे पूछा क्या कीमोथेरेपी के बाद मैं बाप बन पाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि कीमोथेरेपी से फर्टिलिटी रेट 60% तक घट जाती, लेकिन अभी ये सिर्फ 10% कम है, यानी मेरे फादर बनने की अभी उम्मीद बची थी। मैंने लॉन्स आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक इट्स नॉट अबाउट द बाइक पढ़ी। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा तो सोचा काफी बुक डिप्रेसिंग होगी, पर जब दोबारा पढ़ा तो पता चला आर्मस्ट्रॉन्ग स्पर्म बैंक गए थे, जहां उन्होंने अपना स्पर्म प्रिजर्व करवाया था। बाद में उनके 3 बच्चे हुए, वो भी तब जब लॉन्स को टेस्टिकुलर कैंसर था। जिन दिनों मेरी कीमोथेरेपी हो रही थी उन दिनों मुझे भूख नहीं लगती थी, ना ही नींद आती थी। मैं अपने वीडियो बनाता रहता था। मैंने एक डायरी भी बना रखी थी। अब तक इंडिया में मीडिया के थ्रू सबको मेरी इस बीमारी का पता चल चुका था। बाद में पता चला कि जिन 2 लोगों पर मुझे काफी ट्रस्ट था, उन्होंने मेरे बारे में मीडिया में खबर फैला दी थी। उनमें से एक इंडियन जर्नलिस्ट था जिसने मेरे ब्लैकबेरी अपडेट्स यूज करके न्यूज डिलीवरी कर दी थी। दूसरा था जतिन चौधरी। उसने एक न्यूज चैनल के पास जाकर मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे कैंसर की न्यूज फैलते ही मुझे फैंस के कई सारे कॉल्स आने स्टार्ट हो गए, जिनमें बच्चों से लेकर फिल्म स्टार्स तक के थे। फिर मैंने सोचा मैं सबको ट्विटर के थ्रू ऑफिशियली इन्फॉर्म करूंगा। अपनी बीमारी के दिनों में वीडियो गेम्स खेलता था या नेट सर्फिंग करता था। मेरी माँ ग्रोसरीज खरीद कर लाती और मेरे लिए खुद खाना पकाती थी। कीमोथेरेपी लेने के कोई 15 दिनों के बाद एक दिन जब उठा तो मैं बेड पर बालों का गुच्छा देखा। मेरे बाल गिरने लगे थे। तुरंत मैंने डिसाइड किया कि मैं गंजा हो जाऊंगा और मैंने हेड सेव कर लिया। मैंने अपनी एक पिक ली और ट्विटर पर पोस्ट कर दी। मैंने मैनेजर निशांत को बुलाया कि अनिल कुंबले बोस्टन में है और मुझे मिलना चाहते हैं। मुझे लगा शायद वो नहीं आ पाएगा, पर अनिल मुझसे मिलने आया। उसने मुझे YouTube पर अपनी ओल्ड क्रिकेट वीडियोस देखने से मना किया और ये भी कहा कि एक दिन क्रिकेट मेरी लाइफ में वापस लौटकर जरूर आएगा। अनिल ने मुझे हिम्मत बनाते हुए कहा कि इस वक्त मुझे सबसे पहले रिकवरी पर फोकस करना है। थर्ड साइकिल के टाइम पर डॉक्टर एनहॉर्न ने मुझे बोला उस दिन कोई कीमोथेरेपी नहीं होगी। मेरे रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने बताया कि ट्यूमर चला गया है, बस कुछ बचे खुचे टिश्यूज रह गए हैं। डॉक्टर एनहॉर्न ने ड्रग शेड्यूल चेंज करने का फैसला किया। लास्ट साइकिल अब 5 डेज बाद की थी। ये न्यूज सुनकर अचानक मुझे फील हुआ जैसे मैं अब गा सकता हूँ, हंस सकता हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ। मेरे ट्रीटमेंट के बाद जो इंसान सबसे पहले मुझे मिलने आया वो था सचिन तेंदुलकर। उसने कसकर मुझे गले लगाया और हौसला दिया। डॉक्टर हॉल ने बताया कि मुझे रिकवरी के लिए अभी और 10 दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। मेरे मन में बार बार मरने के ख्याल आते थे। जल्द ही मैं वापस इंडिया लौटा। मैं गुड़गांव में अपने घर पहुंचा। मैंने वहां एक आदमी देखा जिसने मुझे हाथ मिलाया। मैंने उसे बोला सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो मेरा लॉयर था। दरअसल कीमोथेरेपी के बाद मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था, जो अक्सर कैंसर पेशेंट्स को हो जाता है।
जब मेरी फ्लाइट थी तो जेट एयरवेज के क्रू मेंबर्स ने मेरा काफी ख्याल रखा। सब मुझे देखकर हैरान थे, लेकिन वो प्रोफेशनल वे में बिहेव करते हुए अपनी ड्यूटी के बीच ही उन लोगों ने मेरे लिए एक कार्ड बनाया। सबने उस पर साइन किए। इस कार्ड में लिखा था, वेलकम होम यूवी, गेट वेल सून। ऐसे ही एक बार जब मैं मॉल गया तो वहाँ एक इंडियन कैफे के अंदर चला गया। लोगों ने मुझे पहचान लिया था। सब मेरे पास आकर बेस्ट विशेष दे रहे थे, यहाँ तक कि जिन्हें मैं नहीं जानता था वे लोग भी मुझे फूड पैकेट दे रहे थे और जो उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर किए थे। लोगों के इस रिएक्शन से मैं काफी इमोशनल हो गया। घर आकर मैंने अपनी मदर को इंडियन कैफे की बात बताई। वो स्माइल करते हुए बोली कि उसे मालूम है कि लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने अपने ब्रदर जोरावर को देखा तो लगा कि अब मेरी एक बड़ी टेंशन दूर हो गई। इतने दिनों तक वो माँ और मेरे बिना रहना सीख चुका था। मैं अपने गुरुजी से मिलने चंडीगढ़ भी गया। इनफैक्ट मैं जहां भी गया सबने मुझे खूब सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दी। दोबारा सीरियस ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ 10 दिन के वेकेशन पर चला गया। हम लोग स्पेन घूमने गए। वहां हम लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करते रहते, पूल पार्टीज और डिनर पर जाया करते थे। इंडिया वापस आकर मैंने नोटिस किया कि मेरा वेट बढ़ गया है। मैं ऑलरेडी 103 केजी का था। वक्त आ चुका था कि अब मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूं और वापस फील्ड में आ जाऊं। एक दिन जब मैं अपने घर की छत पर गया तो वहां एक पिकॉक देखकर हैरान रह गया। पिकॉक को लेकर काफी सारी मान्यताएं हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं घर पे मोर आना शुभ है, तो कुछ लोग इसे बैड लक मनाते हैं। मैंने अपनी माँ को आवाज दी कि आओ छत पे मोर आया है, लेकिन नीचे उसे मुझे उनकी आवाज सुनाई दी, सिलेक्शन सिलेक्शन। मेरी मदर को न्यूज मिली थी कि बर्ड T20 के लिए इंडियन टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उन दोनों मेरी एंड्योरेंस लेवल का कम था और मेरी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट जीरो थी। टीम ट्रेनर्स ने मुझे वापस फिट होने में काफी हेल्प की। उन्होंने मुझे कहा कि मैं भूल जाऊं मुझे कभी कैंसर हुआ था। वो लोग मुझे किसी ऐसे रेगुलर प्लेयर्स की तरह ट्रीट कर रहे थे जिसने 6 महीने तक से वर्कआउट नहीं किया था। ट्रेनिंग इतनी हार्ड चल रही थी कि कई बार तो मैं खुद से ही सवाल करने पर मजबूर हो जाता था कि क्या मैं कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में लौट भी पाऊंगा। बीसीसीआई या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने मेरा काफी ख्याल रखा। मेरी प्राइवेसी का उन्हें पूरा ध्यान था और वो मेरे सारे एक्सपेंसेस पे कर रहे थे, मेरी प्रोग्रेस चेक करते थे और फील्ड में उतरने का मुझे हर मौका दिया। ट्रेनिंग के वक्त मुझे यही डर रहता था कि कहीं बॉल मुझे हिट ना कर दे या कहीं चोट ना लग जाए। शुरू में हमने टेनिस बॉल से प्रैक्टिस किया और फिर बाद में क्रिकेट बॉल से। T20 में मेरा सिलेक्शन हो गया, ये न्यूज एकदम से वायरल हो गई थी। लोगों के जो कमेंट्स थे वो इमोशनल करने वाले थे। मेरी 3 महीने की प्रैक्टिस और मेहनत काम आई। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे सिलेक्शन को मुझ पर एक एहसान की तरह देखा जा रहा था। अपने फर्स्ट मैच के लिए मुझे विशाखापट्टनम जाना था। वहां जिसने भी मुझे देखा, मेरे ट्रीटमेंट से लेकर बस के ड्राइवर और टीममेट से लेकर बस के ड्राइवर और सड़क पर बच्चों ने सबके सब मुझसे हैंडशेक करने के लिए आए। रवि शास्त्री मेरे साथ एक लाइव इंटरव्यू करना चाहते थे। मैंने वहां पर बैनर्स लगे देखे जिनमें लिखा था, गुड बाय कैंसर, वेलकम सिक्सर। जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो क्राउड ने खड़े होकर मेरे लिए चीयर किया और तालियां बजाई। उस दिन काफी बारिश हो रही थी जिससे फील्ड में पानी भर गया था। हमें मैच पोस्टपोन करना पड़ा। मैं काफी निराश हुआ तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मुझे हौसला देने पहुंच गए ताकि मैं अच्छे से खेल सकूं। इसके एक रात पहले ही मैंने डॉक्टर एनहॉर्न को मेल लिखकर कहा कि मेरी जान बचाने के लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैच रिशेड्यूल होकर 4 दिन बाद होना था। हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। टीम में ब्रैडन मैकूलम के होने से न्यूजीलैंड का स्कोर काफी बढ़िया था। ये मैच हम 1 रन से हारे थे, लेकिन मैंने 14 के लिए 2 ओवर्स तक बॉलिंग की और 24 बॉल में 32 रन दिए, जिसमें चौके और 2 छक्के थे। पाकिस्तान के खिलाफ हम 1 रन से जीते थे, लेकिन टूर्नामेंट में हम नॉकआउट हो गए। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच था। कैंसर के बाद मेरी लाइफ में काफी कुछ बदल गया था। इससे पहले मेरा सारा फोकस सिर्फ गेम पर होता था। मैंने कभी अपनी हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया था। मैंने सोच लिया था मैं एक कैंसर चैरिटी स्टार्ट करूंगा और मैंने एक फाउंडेशन स्टार्ट की जिसका नाम था यू वी कैन। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद मैं यू वी कैन के लिए फुल टाइम काम करना चाहता हूँ। अपने इस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए मैं कैंसर पेशेंट्स की हेल्प के लिए फंड रेज करूंगा और बीमारी के प्रति लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करूंगा। लाइफ में मैंने जो कुछ अचीव किया है, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और क्रिकेट, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं कभी फेल हुआ तो मुझे मालूम है कि मैं एक ट्रू फाइटर की तरह फिर से खड़े होकर पूरी ताकत से फाइट कर सकता हूँ।
इस बुक में आपको वो सारी स्टोरीज मिलेंगी जो आपको इंस्पायर तो करेंगी, साथ ही हिम्मत, पक्का इरादा और हीरोइज्म की फीलिंग भी आपके अंदर देंगी। आप इस बुक में युवराज सिंह की पहले की लाइफ और स्पोर्ट्स के लिए उनके प्यार और पैशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रिकेट को लेकर वो कितने पक्के इरादों वाले थे और टीम इंडिया में जगह पाने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, ये सब आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। इस बुक से आप जानेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम में आने के बाद यूबी की लाइफ कैसी थी और उन्हें कब अपने कैंसर का पता चला। यूबी ने कैंसर से एक लंबी फाइट की और लास्ट में एक विनर बनकर इस बीमारी से बाहर आए। इन सब बातों का जिक्र इस बुक में है जो आप पढ़ेंगे। ये एक मोटिवेशनल बुक है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कई तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं। सैल्यूट टू द स्पिरिट, सैल्यूट टू युवराज सिंह। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।